हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और हमारा ये लेक्चर प्रीलिम्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का 9th लेक्चर होगा, पार्ट बी, जहाँ पर हम एक्सटर्नल सेक्टर को स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मेन पर्पज़ हमारा है कि हमारे प्रीलिम्स के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को कम्प्लीटली सारे सब्जेक्ट के कवर करना है जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हम अपने प्रीलिम्स को आसानी से क्रैक कर पाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें हमारे प्रायोरिटी टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी और कहाँ पे हमें अपना फोकस रखना है, कौन से टॉपिक को, सब टॉपिक को टाइम देना है। तो स्टार्ट करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, आपको सारे PDF स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी तक जो हम देख चुके हैं उसको बाईपास करते हुए यहाँ पे हमने देख लिया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, देन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इससे पहले, देन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपये हम पढ़ चुके हैं। जो क्वेश्चन हमें पढ़ना है वो है बेसिल अकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है बेसिल गाइडलाइंस के रिगार्डिंग बेसिल 3 accord or simply Basel accord or Basel 3 sometimes seen in the news is related to, हमें बताना है सिंपल। न्यूज से करंट अफेयर से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल सेक्टर में। सो डेवलप नेशनल स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या एनवायरमेंट से रिलेटेड है? तो ऐसा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट, यही इसका आंसर है। रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। तो बेसिल अकॉर्ड इज रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम फॉर एनहेंसिंग इट्स कोप अप कैपेसिटी विद स्ट्रेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। सिंपल है, तो आंसर इज बी। बेसिल 3 अकॉर्ड आर अ सीरीज ऑफ बैंकिंग सुपरविजन एग्रीमेंट दैट एस्टाब्लिश कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिस्क मेजरमेंट्स फॉर द ग्लोबल बैंक। Basel Committee on Banking Supervision developed accord over the several years 1918 to 2011 तक। और जो हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने पढ़ा है, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, तो एक मिनिमम कैपिटल हर बैंक को अपना डिपॉजिट का अपने पास रखना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में, अर्जेंसी में उसको करेंसी क्रंच फेस ना करना पड़े। वो यहीं से आता है बेसिल अकॉर्ड से। और बेसिल एक शहर का नाम है, किस देश में है ये कमेंट में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में इंटरनेशनल लिक्विडिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो द क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम होती है इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। सिंपल, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या है और प्रॉब्लम अगर है उसमें, तो इसमें से किस चीज़ की नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब कहलाता है, एम्प्लाइज करता है। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तो मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई का। सिंपल, इकोनॉमी में हमारा जो हम लिक्विडिटी समझते हैं उसका मतलब होता है मनी सप्लाई ऑफ करेंसी और मनी सप्लाई इन द मार्केट सिंपली। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर्स एंड द अदर हार्ड करेंसी एंड एक्सपोर्टेबल सरप्लस। इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच या फिर प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब है मनी सप्लाई नहीं होना इंटरनेशनल मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में आप जानते हो डॉलर और हार्ड करेंसी चलती है, और अगर हमारे पास में डॉलर और हार्ड करेंसी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए जो हम पहले समझ चुके हैं, रिसोर्सेज डेट आर अवेलेबल टू अ कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी फाइनेंस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। सो इंटरनेशनल लेवल पे ही वही चीज़ें फॉरेन करेंसीज हैं, स्पेशली होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। 2015 में टू सिमिलर नॉट क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट फीचर्ड इन द CSE प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक कन्वर्टिबिलिटी क्वेश्चन पूछा था, एक इंटरनेशनल लिक्विडिटी पूछा था यूपीएससी ने। तो करंट अफेयर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म 2016 का क्वेश्चन है कि यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म न्यूज़ में था और इसी से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन इज यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज एन. तो यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? एजेंसी created by European Union, एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, सारी चीज़ों में कॉमन है तो ये तो सबको पता है. बट इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इम्पैक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी अराइजिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट. तो रेफ्यूजी से रिलेटेड है क्या? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज, बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, या फिर कन्फ्लिक्ट अराइजिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज. तो यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म अगर हम एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है. बट यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जो है यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है यूरोजोन कंट्रीज में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस होती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प किसी को चाहिए है यूरोपियन कंट्रीज को. तो वो हेल्प कौन देने वाला है? यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म. सिंपल, ये न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर इसका बी होगा. हमें करंट अफेयर्स से बार बार एक ही चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन एजेंसी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन यूरोजोन कंट्रीज, न्यू कैपिटल टू बैंक्स. सिंपल है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लग्जमबर्ग सिटी में है. यही में इंपॉर्टेंट है और ग्रीस में इंपॉर्टेंट ग्रीस क्राइसिस आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 2015 में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बॉक्स एंड अम्बर बॉक्स. जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं ना, आपको बस उसको देखना है, सुनना है, थीम यहाँ से पकड़नी है. अगर हो सके तो थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना लो या फिर आपने जो नोट्स पहले से बने हैं जाके इसको बार बार रिवीजन कर लो और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो, अपने माइंड में रिकलेक्ट करने की कोशिश करो कि आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको याद क्यों नहीं आ रहा. और अगर आपने पढ़ रखा है, नोट्स बना के रखे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं आज तक, तो आप थोड़ा सा जागिए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और हम पढ़ते क्या हैं. सिंपल है. तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड द ग्रीन बॉक्स. न्यूज़ में ये टर्म आते हैं, किस किस के कंटेक्स्ट में आते हैं, ये हमसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. तो यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछती है, ठीक है, कि सब कुछ पढ़ना रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. रिपीटेड थीम यूपीएससी बार बार पूछती है. तो WTO अफेयर्स, सार्क अफेयर, यूनिफैक, यूनिएफसीसी या फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA. तो आंसर इसका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स. हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन देखा था जहाँ पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जैसा क्वेश्चन था. सेम क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, थीम सेम है, टॉपिक सेम है, बस टर्मिनोलॉजी अलग है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की टर्मिनोलॉजी है. सब्सिडी वाला क्वेश्चन हमने जो देखा था, एग्रीकल्चर सब्सिडी और कई प्रकार की सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज. तो एक हमारे पास में एग्रीमेंट है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और कई सारे प्लांट स्पीशीज से रिलेटेड भी है. तो यहाँ पे 3 बॉक्सेज हैं, ठीक है, अम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स. अम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स. सिंपल है, ये बॉक्स आपको याद रखना है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये 3 बॉक्स इंपॉर्टेंट है और अलग अलग प्रोविजंस हैं इन तीनों बॉक्स में. अब अम्बर बॉक्स है फॉर एग्रीकल्चर. ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसीडर टू डिस्टॉर्ट द प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं ऐसे मेजर्स को अम्बर बॉक्स में रखा गया है. मतलब यहाँ पर वो सारे के सारे प्रोविजंस हैं, सब्सिडीज़ हैं जिनको आप प्रोवाइड नहीं करा सकते हो, मनाही है. ग्रीन बॉक्स मतलब ग्रीन, आप जा सकते हो, क्वालिफाई फॉर द ग्रीन बॉक्स, अ सब्सिडी मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रेड. मतलब ऐसे ग्रीन बॉक्स में वो सारी की सारी सब्सिडी आएंगी जो किसी भी प्रोविजंस को वायलेट नहीं करेंगी और मिनिमम डिस्ट्रॉक्शन होना चाहिए. मिनिमम डिस्टॉर्शन यानी जो वायलेशन हो कम से कम हो. सब्सिडीज हैव टू बी गवर्नमेंट फंडेड, नॉट बाय चार्जिंग कंज्यूमर्स हायर, एक इसकी कंडीशन, एंड नॉट इन्वॉल्व द प्राइस सपोर्ट. आपको प्राइस सपोर्ट नहीं देना, जैसे हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP बार बार न्यूज़ में होता है, इसीलिए ग्रीन बॉक्स का वायलेशन होता है. कई लोग कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया ग्रीन बॉक्स एग्रीमेंट का वायलेशन करता है. देन ब्लू बॉक्स जो है यहाँ पे है एग्जम्पशंस. ब्लू बॉक्स में क्या है? एग्जम्पशंस फ्रॉम द जनरल रूल दैट ऑल सब्सिडीज लिंक टू द प्रोडक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड और केप्ट विद इन द डिफाइंड मिनिमल और डी मिनिमस.
डी मिनिमस क्या है? इट कवर्स पेमेंट डायरेक्टली लिंक्ड टू एग्रीगेट और एनिमल नंबर्स। पेमेंट आप दे सकते हो। जो डी मिनिमस लिमिट है वो अलाउ किया गया है इस एग्रीमेंट के अंतर्गत, और ब्लू बॉक्स के बहुत सारे प्रोविज़न रखे गए हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी को कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट किया, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। अब कौन सी सब्सिडी अलाउ रहेगी, कौन सी सब्सिडी आप नहीं दे सकते हो, उसके लिए कैटेगराइजेशन कराया गया है। उसमें है, एक है अंबर बॉक्स, दूसरा है ग्रीन बॉक्स, थर्ड है ब्लू बॉक्स। अंबर बॉक्स में जो सब्सिडी हैं आप नहीं दे सकते हो। ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडी हैं जहां पर आप दे सकते हो, उसकी कंडीशन है कि वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे, खराब ना करे। और ब्लू बॉक्स में कुछ एग्जम्पशंस हैं, जनरल रूल से एग्जम्पशंस हैं, वहाँ पे वो सारी की सारी ऑल सब्सिडी लिंक टू द प्रोडक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड और कैप्ट विद इन द डिफाइंड लिमिट। एक लिमिट के अंदर ही आप वो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो है ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो विद, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन के ब्लू बॉक्स में आ जाएंगी, सब्सिडी विद लिमिटेशन। और अंबर बॉक्स में वो सारे के सारे डोमेस्टिक सपोर्ट्स हैं जिसको आप नहीं दे सकते हो, डिस्टॉर्ट करेंगे वो ट्रेड को। सिंपल है, ये कैटेगराइजेशन आपको मैंने सिंपल बता दिया, इसको अच्छे से याद करके नोट्स बनाना जरूरी है। 2016 में एक और क्वेश्चन आया है SDR से रिलेटेड। व्हाट इज SDR, हम वो देखेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ बीन प्रपोज टू बी एडेड इन द बास्केट ऑफ SDR। स्पेशल ड्राइंग राइट होता है IMF का। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने SDR एक नेम से स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनाए रखे हैं। एक आप कह सकते हो पेपर है, एग्रीमेंट है। आप जब चाहे अपने सपोर्ट में अपने पैसे को, जो आपने IMF को चंदा दिया है ना, एक प्रकार से सपोर्ट किया है, वो आप हेल्प मांग सकते हो IMF से SDR के थ्रू। तो SDR कोई करेंसी नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है IMF पर, बट एक एग्रीमेंट है अपने मेंबर के साथ में IMF का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी चीज़ें SDR में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किया गया था? 2016 का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नहीं है। तो रूबल, रैंड, इंडियन रुपी और रैनमिनबी। आंसर इसका है रैनमिनबी, जो चाइना की करेंसी है, युआन इसे बोलते हैं। तो IMF में करेंसी इंक्लूड कौन करता है? उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड, पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। अब चाइनीज़ करेंसी को 2016 में इंक्लूड करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, और जो इंक्लूड बाद में कर लिया गया है। अब IMF हर 5 साल में इसको रिव्यू करती है कि हमें कोई और करेंसी तो इंक्लूड नहीं करनी है। करेंसी इंक्लूड करने का मतलब है, लोग जो भी मेंबर हैं IMF के, जो भी मेंबर हैं, वो हेल्प लेंगे IMF से, तो उनको किस करेंसी के फॉर्म में वो हेल्प मिल सकती है, वो SDR बास्केट डिसाइड करेगी। सिंपल है। तो अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं IMF में कौन कौन सी करेंसी इनको इंक्लूड है, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। उसमें है US डॉलर, है ना, 2016 में US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी, Japanese yen and pound sterling. These are 5 currencies included in the IMF basket. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इन सबका वेटेज अलग अलग है, इनका सबका वेटेज अलग अलग है IMF में। IMF का वेटेज कैसे बताएगा? वर्ल्ड में इकोनॉमी में जो इन कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसके रिस्पेक्टिव इनका वेटेज होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल US डॉलर का 43% वेटेज है, तो जो टोटल IMF का फंड है, पैसा है, वो 43% डॉलर के फॉर्म में होगा। देन 29% यूरो के फॉर्म में, 12% युआन रेनमिनबी चाइनीज़, 7.59% जापानीज येन और 7.4% पाउंड स्टर्लिंग के फॉर्म में होगा। ये करंट अफेयर में न्यूज़ था, तो ये आपको जानना चाहिए कि SDR बास्केट में कौन कौन से करेंसी आती हैं। UPSC ऐसा क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और इनका वेटेज सबका सेम है क्या? नहीं, सबका वेटेज सेम नहीं है। और क्राइटेरिया क्या रहेंगे? किसी भी करेंसी को स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इन्वॉल्व करेगा IMF या नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उस देश की करेंसी का ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है, परसेंटेज कितना है ट्रेड में, और वो करेंसी कितनी आसानी से यूज़ होती है दुनिया भर में। क्या पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट करेंसी और नॉट। सिंपल।
So next question 2016, again same topic, IMFC. So International Monetary and Financial Committee is a different thing. International Monetary and Financial Committee, following in the statement. IMFC discuss matters of concerning affecting the global economy, advises International Monetary Fund on the direction of its work. बहुत जनरल स्टेटमेंट है फर्स्ट, और ये सही होना चाहिए. जहाँ से हम नेम सजेस्ट कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है, तो फाइनेंशियल मैटर पे तो ये डिस्कस करेगा और सजेशन भी दे सकता है, सो एडवाइस दे सकता है. एडवाइस देने में क्या जा रहा है. देन वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन द IMFC मीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो वर्ल्ड बैंक एक ऑब्जर्वर होना चाहिए इसमें, क्यों नहीं होना चाहिए, आंसर इसका सी होना चाहिए. बोथ आर करेक्ट. फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है और करंट अफेयर से रिलेटेड है. अगेन तो हम फिर से देख ले रहे हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी रिपोर्ट करती है IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, जो सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है. नो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर, इसके पास में कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. पूरा काम इनका सजेशन देने पर है, एडवाइस देने पर है कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग IMF को क्या करना चाहिए. इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक इसमें ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट करता है इसकी मीटिंग में. तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, कई बार थीम जो है पुराने करंट अफेयर से भी आ जाती हैं, पुराने न्यूज़ में रहा हो, 1-1.5 साल पहले भी रहा हो, तो भी ऐसे ही चीज़ें आ जाती हैं न्यूज़ में. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इम्पोर्ट कवर, समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, सीन इन द न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये करूँगा न्यूज़पेपर, ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर में पढ़ो, ये तो आप फाउंडेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं. जब हम इकॉनमी पढ़ेंगे और एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्पोर्ट कवर हम पढ़ लेते हैं अपनी NCERT और बुक से. तो ज़रूरी नहीं है आपने ये न्यूज़ में कवर किया हो तभी आप इसका आंसर दे पाएँ. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्ट कवर. फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री, और import cover is the total value of import of a country. Import of country. It is the ratio between value of export and that of import between two countries. Export upon ratio import है क्या, या फिर it is a number of month. It is the number of month of imports that could be paid by a country's international reserves. एक देश अपने देश में जितना भी import आ रहा है अपने अवेलेबल एग्जिस्टिंग रिजर्व से कितने महीने का इंपोर्ट का पेमेंट कर सकता है, अगर वो कोई भी पैसे उसके पास में और रिजर्व ना बढ़े. तो जो इंडिया का फॉरेक्स है उससे कितना पैसा इंडिया कितने महीनों तक का इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर करता जाएगा, वो उसका इंपोर्ट कवर रहेगा. तो आंसर इसका डी है. इंपोर्ट कवर मतलब हमारा फॉरेक्स कितने महीने का इंपोर्ट कवर कर सकता है, पैसे चुका सकता है विदेशों का. इंपोर्ट कवर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए. इट मेजर्स नंबर ऑफ मंथ ऑफ मनी अवेलेबल इन द नेशनल बैंक टू कवर द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सिंपल. 2013 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो था इंडिया का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था $275 बिलियन था. इंपोर्ट कवर डिप टू अराउंड 7 मंथ. 1991 में इंडिया इंपोर्ट कवर वाज सेवियरली इम्पैक्टेड बाय द कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट हो गया था. क्राइसिस के पहले इंडिया के पास में अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था जो 2 साल तक का इंपोर्ट दे सकता था. 2 साल यानी 24 मंथ, बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन क्राइसिस के समय पर फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ घटकर ओनली कवर अबाउट 2.5 मंथ, 2.5 महीने पे आ गया था. बहुत बुरी स्थिति हो गई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंडिया में. 1991 में जस्ट 2 वीक और इंपोर्ट कवरेज. तो जो 1991 में जून 1991 में इंडिया का इंपोर्ट कवर 2 वीक रह गया था. सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ही बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्लियर कर सकते थे. दैट वाज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. एज ऑफ जून 2023, अब 2023 में, जून 2023 में इंडिया का इंपोर्ट कवर अभी 10.2 मंथ का है, जो एक अच्छा लेवल माना जाता है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा अप्रॉक्स $550 बिलियन से प्लस में मेंटेन है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ.
एक अच्छा खासा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जो एक अच्छा फॉरेन इंपोर्ट कवर प्रोवाइड कराता है इंडिया को। तो ये कवर हमें करना पड़ेगा करंट अफेयर्स में भी और बाकी सारी चीज़ों में। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें द एस्पिरेंट इनविंसिबल भी, और अपना इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। और मेरी पूरी कोशिश है हम जल्दी से इस इकोनॉमी लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठा लें। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे बात करना चाह रहे हो या कोई मुझे सजेशन देना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे मुझे DM ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू ऑल।